अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी। आप हमारे चैनल पे और बहुत सी मालूमात के साथ साथ प्रॉपर्टीज़ के हवाले से स्कीम 33, स्कीम 45 और कराची के बहुत से इलाकों में आपको मालूमात मिलेगी। और स्पेसिफिकली गुलशन मेमार के हर सेक्टर की, हर जगह की अच्छाई बुराई और उसकी वैल्यू, उसका विजन, उसका व्यू और उसकी प्राइसेस और मुख्तलिफ चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। आज हमारी खुशकिस्मती है कि गुलशन मेमार के एक ऐसे फ़र्द से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो जब आबाद हुआ गुलशन मेमार तो उस वक्त से ही वो काम कर रहे हैं। गुलशन मेमार में अगर आप प्रॉपर्टी के हवाले से अगर इनका नाम लें तो यहाँ के काम करने वाले, यहाँ के एजेंट्स, यहाँ के डीलर्स इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो नाम है फ़खर शब्बीर का। हमारे माजरत चाहता हूँ, फ़खर शब्बीर जो है हमारे न सिर्फ ये कि एक नामवर नाम है बल्कि ये एक एसोसिएशन, मारूफ एसोसिएशन, रिकॉग्नाइज एसोसिएशन है जो गुलशन मेमार प्रॉपर्टी एडवाइज़र एसोसिएशन कराची के नाम से रजिस्टर्ड है। और अगर आप आबाद में चले जाए उनके साथ भी एसोसिएट करती है ये। और गुलशन मेमार के शुरू से कई मसाइल, कई जगहों पर उन्होंने जो है इसका जिक्र किया है। तो जनाब, आपसे अब हम इनकी मुलाकात करवाते हैं, गुफ्तगू करते हैं हम फ़खर शब्बीर भाई से। फ़खर शब्बीर साहब आपको इंशाल्लाह गुलशन मेमार के हवाले से बहुत सारी मालूमात देंगे। यहाँ के पॉजिटिव चीज़ें बताएंगे, यहाँ की नेगेटिव चीज़ें बताएंगे और मुस्तक़बिल भी बताएंगे और माजी भी बताएंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा फ़खर शब्बीर साहब से कि हमारे चैनल पे लोगों से, सामईन से कुछ बेहतर गुफ्तगू करें। बल्कि ना सिर्फ मैं, बल्कि मैं फ़खर शब्बीर साहब से कहूँगा कि थोड़ा सा अपने तारुफ भी कराएं और साथ साथ एसोसिएशन का भी तारुफ कराएं जहाँ एक अरसे से ये उससे जनरल सेक्रेटरी के हिसाब से के हैसियत से काम कर रहे हैं। जी फ़खर साहब। अस्सलाम वालेकुम। गुलशन मेमार के अंदर ये प्रोजेक्ट 35 साल पुराना प्रोजेक्ट है गुलशन मेमार, और मैं उसका जो स्टेट एजेंट्स हजरात यहाँ पर पहले दिन से ही एक्टिविटीज़ करते रहे, सरमायाकारी करते रहे और बहुत अच्छा लोगों ने अपने आप को यहाँ मैनेज किया है। तो गुज़िश्ता 8 साल पहले हमने एसोसिएशन फॉर्म की, गुलशन मेमार प्रॉपर्टी एडवाइज़र एसोसिएशन, और उस पर मैं कंटिन्यूसली गुज़िश्ता 8 सालों से जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। और अनकरीब हमारे इंतख़ाबात भी मुतवक्का हैं तो इंशाअल्लाह उसमें भी कंटेस्ट करूँगा। बाकी ये एसोसिएशन हमारी जो है वो रजिस्टर्ड है सिक्योरिटी हमारी जॉइंट स्टॉक कमीशन से, और वहाँ से हम जो है रजिस्टर्ड हैं और हर साल रिन्यूअल भी लेते हैं। और हमारी हर चीज़ें बिल्कुल, मेंबर्स जितने भी होते हैं गुलशन मेमार के वो सारे इसमें रजिस्टर्ड होते हैं। बेशतर रजिस्टर्ड होते हैं, जो लोग नहीं रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते किसी और वजूहत की रीज़न से तो वो रजिस्टर्ड नहीं होते। लेकिन गुलशन मेमार में वाहिद रजिस्टर्ड एसोसिएशन प्रॉपर्टी के हवाले से है तो यही हमारी एसोसिएशन है, जिसे गुलशन मेमार प्रॉपर्टी एडवाइज़र एसोसिएशन अलमारूफ गंफा कहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छे फ़खर साहब। मैं थोड़ा सा मज़ीद, आपने क्योंकि बताया कि यहाँ पे माजी में आप शुरू से काम करते रहे, तो एक ऐसा फ़र्द जो कि गुलशन मेमार में इन्वेस्टमेंट या रिहाइश के लिहाज से अगर यहाँ पे लेना चाहते हैं तो माजी के लिहाज से आप क्या देखते हैं और अब आप फ्यूचर क्या देखते हैं गुलशन मेमार का, कि वो क्यों यहाँ पे आए और क्यों यहाँ रहे? देखिए, गुलशन मेमार जैसी प्राइवेट सोसाइटी जिस वक्त ये लॉन्च हुई है, जिस वक्त ये 35 साल पहले बनना शुरू हुई है, तो उस वक्त पूरे कराची में इस जैसी टाउन प्लानिंग सिवाय नॉर्थ नाजाबाद के कहीं और नहीं थी। फिर बहरिया आया तो ज़ाहिर है बहरिया वो सबसे बड़ी वो चीज़ होगी। लेकिन गुलशन मेमार जो है 1026 एकड़ या 1024 एकड़ पे मुश्तमिल, 10,000 प्लॉट पे मुश्तमिल एक सोसाइटी है। ये प्राइवेट लिमिटेड यानी मेमार हाउसिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट है, जो कि उस वक्त के मालिकान की सख्त मेहनत और मोहब्बत खुलूस के नतीजे में आज हमें ये जत्ता मिला है। इसके अंदर 50% से ज़्यादा ये आबादकारी हो चुकी है, यानी कंस्ट्रक्शन का जो रेशो है 50% से अबव है। अब जो यहाँ पर सूरत हाल है, यहाँ तकरीबन 300 के लगभग स्टेट एजेंट्स के ऑफिस यहाँ इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं आज की डेट में, जो यहाँ मौजूद हैं। अपने ऑफिस में एक एक, चार चार, पाँच पाँच लोग वहाँ रोज़गार कमा रहे हैं और इसी जगह से बैठ के स्कीम 45 और स्कीम 33 और इसकी सराउंडिंग की और ऐसी स्लम एरियाज़ के लिए वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। लिहाजा इस जगह ये खुद एक मरकज़ी जगह हो गई है। गुलशन मेमार एक ऐसी टाउन प्लानिंग है जिसके अंदर ये पूरे इस 45 का हब है। ये यहाँ पर कारोबारी सैकड़ों हज़ारों के हिसाब से अब दुकानें हो गई हैं, 7-8 बैंक हो गए हैं, मुतअद्दिद सैकड़ों के हवाले से स्कूल हो गए हैं, और बहुत ही ब्रांडेड जो सारी चीज़ें वो चेन भी अब यहाँ पर आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता।
तो अब हम मुस्तकबिल में इसका तो जो कुछ माजी था उसमें हमें इतनी तकलीफ होती थी, 30 साल से, गुज़श्ता 30 साल से मेरा यहाँ आना जाना है, 22 साल से स्टूडेंट्स की, तो उसमें लोगों के आने की आमदरफ्त में तकलीफ होती थी। शहर में अमन अमान की सूरत हाल, क्या ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल गंभीर हो जाती थी, लेकिन गुलशन एनवार के अंदर पहुँच के वो लोग सुकून से रहते थे। अब जो है सूरत हाल है कि आबादी के साथ साथ मसाइल भी कुछ बढ़ने होते हैं, क्योंकि टाउन प्लानिंग में वो गुंजाइश प्राइवेट बिल्डर्स स्कोप नहीं रखते, वो चीज़ें नहीं सहन में रखते। लेकिन मेमार के चूँकि पिछले जो मैनेजमेंट थी उसने बहुत ही जिम्मेदारी से काम किया था, तो ग्रेजुअली इसको 13 टुकड़ों में आबाद किया गया, 13 टुकड़ों में इसकी टाउन प्लानिंग की, यानी 13 मरतबा इसकी टाउन प्लानिंग को उन्होंने एक्सटेंड किया, रिवाइज नहीं किया। रिवाइज वैसे तो टेक्निकली हो सकता है क्या लैंग्वेज हो, लेकिन मैं आपको इसलिए बताऊं कि उन्होंने ग्रेजुअली आबाद करते हैं। तो इस वक्त सेक्टर जेड सबसे पहला सेक्टर था और सबसे आखिरी हमारा पी और क्यू है। पी पूरा कमर्शियल है, क्यू में रेजिडेंशियल 80 120 और ये सब। यहाँ के रेट शहर के रेट के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन सहूलत के हिसाब से आप जब यहाँ मुकाबला करते हैं तो एक एक चीज़ों को उठाएं। तो सबसे पहली चीज़ पानी की फराहमी। पानी की फराहमी के जो शहर में सूरत हाल है, कमोबेश सूरत हाल यहाँ भी यही है, लेकिन ये कि बहरहाल मैनेज करके लोग उसको चलाते हैं। पहले सूरत हाल बहुत वाफिर मकदार का पानी था, अब निस्बतन कम है, इसकी वजह से लोगों को तकलीफ का भी सामना होता है कुछ सेक्टर्स में, क्योंकि 35 साल पुरानी डली हुई लाइनें जो हैं वो भी कुछ डैमेज हुई हैं या चौक है, जिसकी वजह से लोगों को नहीं पहुँचता पानी उस तरह। और वो पानी की फराहमी में चूँकि रेट्स का भी इशू है तो वो भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पानी की वो किल्लत है जिसकी वजह से लोग यहाँ से मुंतकिल हो जाए। बिजली का मसला था, बिल्डर ने 50 करोड़ रुपए का एक MOU साइन किया कि इलेक्ट्रिक से, इसके नतीजे में बिजली की फराहमी में यहाँ तनसीबात का काम बड़े पैमाने पर हुआ, ग्रिड स्टेशन और सारा हो भी रहे। लेकिन ये 50 करोड़, ये इसका नेगेटिव पहलू ये था कि सारी चीज़ें डाल दी गई यहाँ के रिहायशियों पे और यहाँ के लॉटीज पे, प्लॉट होल्डर्स पे, तो वो उसको बेयर कर रहे हैं। उस 50 करोड़ रुपए की चीज़ की जगह 70 करोड़ रुपए पे कर रहे हैं, मजबूरन उन्हें पे करना पड़ा, लेकिन एक उसके नतीजे प्रॉपर्टी का स्कोप और आबादी के ज़्यादा मौके हुए। बाकी गैस तो हर जगह मौजूद है, सर्विस सिस्टम मौजूद है, बाकी बारिश के नतीजे में लोगों ने देख ही लिया कि इसको बिल्कुल कोई इस तरह के मसाइल पैदा नहीं हुए, फिर इसके नतीजे में 95% एरिया में कहूँगा, 5% मैं खुद कहूँगा कि इसमें कुछ मामला हुए थे, कि 95% एरिया बिल्कुल क्लियर था, लोग खुश थे और यहाँ बहुत ग्रीन थी। आप क्या समझते हैं कि अगर कोई शख्स यहाँ इन्वेस्टमेंट करता है और अगर वो शख्स बिल्कुल गुलशन इकबाल में या डिफेंस में इन्वेस्टमेंट करता है, तो प्रोपोर्शनली आप इसको किस तरह देखते हैं कि मेमार में उसको क्या इंक्रीमेंट मिलेगा अगले 5 साल के उनके मुकाबले में? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि यहाँ अमाउंट गुलशन इकबाल के मुकाबले में बहुत कम है। सबसे पहली चीज़ है कि आपकी जो सरमायाकारी होगी वो टुकड़ों में हुई होगी, तो आप जब कोई भी पोर्शन निकालना चाहेंगे वो इजीली उसको आप बेच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ख़रीदार बनाने के लिए आते रहते हैं। गुलशन इकबाल में मामला है कि बड़ा अमाउंट लेकर जाएं। मेरा सवाल इस तरह है कि जैसा किसी के पास अगर 3 करोड़ रुपए हैं और 3 करोड़ की प्रॉपर्टीज यहाँ लेता है तो उसको एडवांटेज क्या मिलेगा उसके मुकाबले में कि जिन जगहों का मैंने जिक्र किया 3 करोड़? देखिए, 3 करोड़ रुपए की जाहिर है कि यहाँ जब आता है तो यहाँ पर तो इस वक्त जो कंडीशन है वो 64 लाख रुपए तक के लगभग, क्यों में 120 गज की डिमांड करते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा कर लें, एक 10 15 20 तक की डिमांड करते हैं लोग हमारे टी सेक्टर के अंदर 240 गज को, जो कि वेल पॉपुलेटेड है और वेल मैनेज्ड है, हम लोग रह रहे हैं। तो अब इससे आप कंपेयर करके कर सकते हैं कि एक आदमी कई यूनिट्स ले लेगा और रेशो वाइज मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ से कोई कम रेशो पे यहाँ पर आपकी रिटर्न मिलेगा। 3 करोड़ वहाँ लेकर जाएंगे तो शायद आपको वहाँ 200 गज का भी कोई डिमोलिश मकान भी ना मिले। मतलब 5 साल में 3 करोड़ रुपए वहाँ पे 3.25 करोड़ अगर हो जाते हैं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? यहाँ मेरा अंदाजा है 3.5 हो सकता है। ये एक डिफरेंस आप फील कर सकते हैं जो फ़खर साहब पुराने बैठे हुए इन्होंने बताया कि 3.25 करोड़ रुपए अगर किसी और जगह इंक्रीज करके 25 लाख रुपए मिल रहे हैं तो 5 साल में आराम से वो जो है 50 लाख का उसको एडवांटेज मिलेगा। अच्छा फ़खर साहब, मसाइल के हवाले से लोग काफ़ी आना चाहते हैं, वो सवालत करते हैं मसाइल के हवाले से, यहाँ किस तरह के मसाइल हैं, जेन्युइनली क्या मसाइल हैं जो लोग फेस करने पड़ रहे हैं? देखिए, 2 मसाइल, एक तो प्रॉपर्टी के हवाले से, प्रॉपर्टी में अल्लाह का शुक्र है यहाँ के फाइल की डबलिंग का इशू नहीं है, कि कब्जे का नहीं है, आप प्लॉट ले लेते हैं कब्जा हो जाए। जो इशू है वो इस लेवल के जो रिजॉल्व है, मसलन यहाँ सबसे बड़ा इशू जो है वो ये कि बिल्डर डेवलपर ने 35 साल पहले बनाना शुरू किया और प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया और उसके बाद इससे मेंटेनेंस क्लेम करना शुरू किया, जो कि इब्तिदा में बहुत कम रुपए थे और एकदम तेज़ी से नई मैनेजमेंट आई, उसने 18 रुपये से लेकर अब जो हमसे चार्ज हो रहा है रिहायशी प्लॉट पे 137 रुपये पर गज के पर ईयर के हिसाब से चार्ज हो रहा है। तो ये अमाउंट बड़ा बन जाता है, तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है कि वो उसको किस तरह बेयर करें।
इसका सोल्यूशन ये था कि इन्हें यहाँ पर यूनियन बनानी चाहिए थी और यूनियन के हवाले यहाँ पे मैनेजमेंट करते। तो ओवरहेड्स में 17% वैसे ही इसके ऊपर चार्ज करते हैं अपने मेमार हाउसिंग सर्विसेज डेवलपमेंट में, इस सर्विस को प्रोवाइड करने का 78% अपना प्लस करता है। देन वो जो कुछ भी लीकेजेस हो जाती हैं वो सब भी इश्यूज होते हैं। तो यहाँ पर अगर यूनियन साजी हो जाती, जो कि उनकी लीज की क्लॉज में, बुकिंग फॉर्म में, सब जगह वाज़े तौर पे, और जो कि SBCA ने भी वाज़े तौर पे अपने रूल्स में लिखा है, तो वो अगर हो जाती तो ये मसला भी हल हो सकता है। ये मेंटेनेंस का जो महंगा अमाउंट यहाँ पर चार्ज होता है, जिसके ऐसे लोग घबराते हैं, तो वो उसका हल भी मौजूद है। और हम खुद भी गए थे, तो वो हमें कहा कि आप यूनियन रजिस्टर्ड कराएं, लेकिन मेमार हाउसिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इस सिलसिले में सिर्फ सुन लेती है, कोई जवाब उसके पास नहीं है कि उसका क्यों नहीं करती। और जबकि हमारे पास वाज़े बिल्कुल रूल्स और SBCA के वो ऑर्डर्स मौजूद हैं, जिसके तहत वो कहते हैं कि जी आप रजिस्टर्ड कराएं। तो वो भी हम उनको शेयर भी कर चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि वहाँ से बिल्कुल खामोशी है। दूसरा मसला आता है अमन व अमान का, जो लोग पूछते हैं रिहाइश में। अमन व अमान की सूरत शहर से बेहतर है, लेकिन जो भी वाक़यात यहाँ रिपोर्ट होते हैं उसको सोशल मीडिया पे कोई बड़ा चांस मिल जाता है फैलने का। तो उसको कम करने के लिए यहाँ पहले बिल्डर ने और कुछ लोगों ने मिलकर बाउंड्री का एक प्रपोजल दिया, जो कि खुद भी उस वक्त भी फिजिबल नहीं था और आज भी मुकम्मल तौर पे बाउंड्री गुलशन मेमार की हो नहीं सकती, क्योंकि इसके आउटर साइड पे प्लॉट है, 150 फीट रोड के ऊपर प्लॉट की फेसिंग है। तो वो भी तकरीबन इतनी है कि 12-13 किलोमीटर बनती है अगर हम बाहर से उसे पूरा घूमें तो। वो इतनी मुमकिन नहीं है कि उसको अगर किया जाए, लेकिन जिस हद तक भी बाउंड्री हो सकती थी वो भी रिहायशियों ने यहाँ की पूरी पेमेंट कर दी है। बिल्डर की अपनी, डेवलपर की अपनी हठधर्मी के बायस वो प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो रहा। अब उनको उसमें लालच थी कि जी इसके अंदर जो है ना वो हमें वो मिल जाए, कुछ हमारी सर्विस चार्जेस ले लें, वो ले लें, जो कि इब्तिदा में ऐसी कोई प्रपोजल नहीं था। लेकिन उन्होंने अब वो सारी जगह से, उसका सफ़र कौन कर रहा है, उसका सफ़र ये कर रहा है मेमार के रिहायशी, जो सिक्योरिटी की सूरत में जो कमी कमज़ोरी आ जाती है, जो जिसकी ऐसे चोरी डकैती हो सकती है वो भी जाती है, छीना झपटी भी हो जाती है, लेकिन वो रेशो नहीं है जो शहर में होता है। और इसके कैमरे लगने थे उस प्रोजेक्ट के अंदर, वो नहीं है। ये इसकी नेगेटिविटी में जाता है, क्योंकि लोग अमन में, जो आज कंटोनमेंट बोर्ड में जो इतना जाके वहाँ रहते हैं, वहाँ क्यों रहते हैं? वहाँ इसलिए रहते हैं सिक्योर अपने आप को महसूस करते हैं। यहाँ सिक्योरिटी की अगर वो चीज़ हो जाए तो इसकी कीमतें भी बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो, और लोग यहाँ पर, बाकी रह गया, बिजली भी मौजूद है, गैस भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है, और ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें भी वो मौजूद हैं। नेज़ यहाँ पर सब्जी मंडी करीब है, और इस तरह सराउंडिंग में आपके रोज़गार के ज़राए भी जो आम लोगों के लिए होता है, फैक्ट्रीज एरिया पूरा नॉर्थ कराची का यहाँ से करीब है, ये सब भी मौजूद है। और लोग जब बहरिया जा सकते हैं तो गुलशन मेमार तो ये समझिए 10.5 किलोमीटर, सोलार बोर्ड से आप 10.5 किलोमीटर से 11 किलोमीटर के अंदर पहुँच चुके होते हैं, जिसमें 15-20 मिनट भी नहीं लगते। तो मैं तो ये समझता हूँ कि गुलशन मेमार को बहुत तेज़ी से आबाद होने के इम्कानात मुकम्मल रोशन है, और 50% से वैसे ही अब यहाँ की आबादी हो चुकी है। अच्छा, इसी तरह मसाइल में आप सिविल्स के हवाले से भी बताएं नाज़रीन को, और इसी तरह नाज़रीन को आप सड़कों के हवाले से बताएं, और मज़ीद ये कि यहाँ पे सफाई सुथराई इसके हवाले से क्या। देखें तहा साहब, यहाँ पर मैंने पहले अर्ज़ किया, उसकी वजाहत कर दूँ कि प्रोजेक्ट जब मुकम्मल हो गया तो बिल्डर को यहाँ पर मेंटेनेंस के नाम पे पानी और आपकी स्ट्रीट लाइट्स, रोडों की इसमें मेंटेनेंस और पार्स, और इसी तरह चंद मसाजिद, और इन सारी सूरत को कम्युनिकेशन, यानी जो भी म्यूनसिपलिटी की सर्विसेज हैं वो यहाँ के रिहायशियों के लिए अपनी एसोसिएशन बना के, यूनियन बना के उसको रन करना था। तो ये बिल्डर को हैंडओवर करना था ये चीज़ें, जैसे टाउन हॉल है, ये चीज़ें। तो हुआ ये कि ये चीज़ें बदस्तूर डेवलपर खुद चला रहा है और मेमार के लोगों से पैसे लेता है। 137 रुपये पर गज़ रेजिडेंशियल प्लॉट पे पर ईयर चार्ज किए जाते हैं, जो 12 महीने किस्तों पे वो ले लेते हैं। तो अब उसके अंदर होता ये कि वो कितना लगा पाते हैं, ये तकरीबन रकम जो बनती है 48 करोड़ से ज़्यादा की बनती है इसमें रेजिडेंशियल कमर्शियल मिला के। अब इनको जो बजट करते हैं, ना तो इन्होंने कभी हमें इस तरह ऑडिट रिपोर्ट शेयर की, और न ही कोई बजट हमारे साथ प्रॉपरली ऑफिशियली शेयर किया। तो वैसे तो शेयर हो जाती हैं चीज़ें, पहुंच भी जाती हैं, मिल भी जाती हैं, देख भी लेते हैं, मालूमात भी होती हैं। अभी SRP का जो इशू आया था उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने शेयर की थी। तो 48 करोड़ के लगभग जो ये हमसे पर ईयर आजकल ले रहे हैं, उसको लगाना भी होता है। अब चूँकि यहाँ पर बिल्डर के सारी चीज़ें आती हैं, और जो हमारा कल्चर है आपको पता है लीकेजेस का और करप्शन का जो कल्चर हो चुका है,
तो जाहिर है कि वो सारी चीज़ें लीक हो जाती हैं। वरना 48 करोड़ रुपए इतनी बड़ी रकम ज़रूर है कि मेमार जितना हसीन पहले था, आज से 15 साल पहले, जिसकी गलियों से खुशबुएँ आती थी, जिसके पार्कों में जाने से ताजगी का एहसास होता था, वो सब चीज़ें भी बहाल हो सकती हैं। अब रह गया आप सैवरेज पे, क्योंकि सैवरेज निज़ाम इतना पुराना नहीं है, इसलिए कोई इतनी बड़ी कंप्लेन नहीं होती। हमारी कंप्लेंट्स होती हैं बहुत लोकलाइज होती हैं, बहुत जल्दी रिजॉल्व इसलिए भी हो सकती हैं, इसलिए कि टाउन हॉल मौजूद है, रिपोर्ट करते हैं, जो लोग रिपोर्ट नहीं करते होती हैं। तो सैवरेज का तो इतना नहीं। रोडों की जो सूरत हाल है, बिल्डर ने अभी कुछ काम शुरू किए थे 2-3 महीने पहले शदीद एहतजाज के बाद, लेकिन अभी वो भी रुके हुए हैं क्योंकि जो साबिक़ चेयरमैन अब्दुल रशीद साहब थे, उनका इंतकाल हो गया। उनके साहबजादे और उनके वालिद साहब उस मैनेजमेंट देख रहे हैं उसकी, तो वो कुछ ज़ाहिर है कि नए होने के बायस उन्होंने आम इंप्रेशन यही दिया हुआ है कि जी अभी इन चीज़ें समझ रहे हैं तो करने में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन मेंटेनेंस लेने में उनको समझ में सब आई है, पूरे पैसे लेते हैं वो, और किसी किस्म की भी वो कोई रियायत नहीं करते। लेने में कोई समझ में उनको मसला नहीं है, सिर्फ देने का मसला है। तो ज़ाहिर है कि वो एक आपको भी पता है कि हम लोग सब लोग मार्जिन ले ही लेते हैं किसी न किसी इंतकाल का, तब्दीली का। बहुत शुक्रिया फ़खर शब्बीर साहब, आपने हमारे नाजरीन को बहुत अच्छी मालूमात दी, और गुलशन मेमार के हवाले से मैं समझता हूँ कि बहुत मुफीद मालूमात है। आपसे गुजारिश है कि इन मालूमात को आप आगे बढ़ाएं, शेयर करें, ताकि लोगों को रहनुमाई हो सके। और इंशाल्लाह ताला आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और फॉरवर्ड करें लोगों तक, ताकि मेमार के हवाले से अच्छी मालूमात हो सके। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम फ़खर शब्बीर साहब से एक ऐसा इंटरव्यू करेंगे जिसमें सजेस्ट ही करें, क्योंकि प्रॉपर्टी के हवाले से खुद भी पुराना काम कर रहे हैं। आपको अगर इनकी खिदमत लेनी है तो हमारे तवज्जुह से इन तक रब्ता भी कर सकते हैं, और साथ साथ ये एडवाइस अच्छा करते हैं। तो हम अगली वीडियो में एडवाइस लेंगे कि इस इन्वेस्टमेंट में, इस पैसों में क्या चीज़ लेके दी जाए जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। बहुत शुक्रिया।